बात की थी। मंत्रिपरिषद जब आप पढ़ते हैं और वो केंद्र सरकार की, तब आपके सामने दो ही आर्टिकल होते हैं। आपको केवल दो ही आर्टिकल याद रखने होते हैं, एक आर्टिकल 74 और एक आर्टिकल 75। ये दो ही आर्टिकल हैं बस। हालांकि आर्टिकल 74 में फिर दो क्लोज हैं, 74 1 और 2। आर्टिकल 75 में फिर 6 क्लोज हैं, 1 2 3 4 5 6। सारी बात कर लेंगे हम। पहले आप आर्टिकल 74 की चर्चा कीजिए। आर्टिकल 74 में दो क्लोज हैं। आप पहले आर्टिकल 74 1 को पढ़ें। आर्टिकल 74 1 क्या है? पहले तो यह समझिए 74 1 मूल संविधान में 74 1 में क्या था, फिर हम बात करेंगे अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा उसमें और क्या क्या जोड़ा गया। 74 1 में मूलतः जो कहा गया, वो कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा या जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये 74 1 का मूल रूप है, जो 26 जनवरी 1950 के दिन जो संविधान लागू हुआ उस दिन था, आज भी है। लेकिन आज थोड़ा सा इसमें और कुछ जुड़ गया है। ये मूलतः है कि राष्ट्रपति, आपने आर्टिकल 53 पढ़ा था ना राष्ट्रपति में, कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। और जो अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, वो जो अधीनस्थ की बात की गई, वो आर्टिकल 53 की वो जो बात अधीनस्थ वाली, वो जब आप आर्टिकल 74 1 के साथ जोड़ते हैं तब वो पूरी स्पष्ट होती है। और 74 1 में लिखा गया कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो वो जो अधीनस्थ है वो कौन है? अधीनस्थ ये मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद को स्थापित करने वाला आर्टिकल, वो आर्टिकल 74 1 है। इसने मंत्री परिषद को स्थापित किया, मंत्री परिषद का जिक्र किया, वो 74 1 है। और यही 74 1 प्रधानमंत्री पद को भी स्थापित करता है। और वो प्रधानमंत्री पद को किस रूप में स्थापित करता है? वो मंत्री परिषद के प्रधान या मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में स्थापित करता है। ये ध्यान रखें बात, हालांकि हम प्रधानमंत्री में पढ़ लेंगे ये बात, लेकिन इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें कि मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में है प्रधानमंत्री संविधान में। चलिए, इसमें यह स्पष्ट नहीं है इस आर्टिकल 74 1 में, इसको लेकर विवाद रहा कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए और परामर्श के लिए मंत्री परिषद होगी, लेकिन मंत्री परिषद जो भी सहायता करेगी या जो सलाह देगी, जो परामर्श देगी, वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है या नहीं है, इसको लेकर थोड़ा गफलत रही। स्पष्ट तौर पे चूंकि यह नहीं कहा गया, तो कई लोगों ने इसको इंटरप्रेट इस तरीके से किया कि राष्ट्रपति इसकी सलाह के मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया स्पष्ट तौर पे। और कईयों ने कहा कि चूंकि ब्रिटिश शासन प्रणाली से हमारी शासन प्रणाली प्रेरित है, तो चूंकि ब्रिटेन का सम्राट वहां की मंत्री परिषद की सलाह को मानता है, बाध्य है वो, तो यहाँ भी बाध्य है। उसी के अनुरूप ब्रिटिश सम्राट के अनुरूप ही भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को वरीयता ही देगा। लेकिन चूंकि स्पष्ट नहीं था, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में कई प्रकार की अलग अलग इंटरप्रेट किया गया। हालांकि मोटे मोटे तौर पर ब्रिटिश संविधान को ही हमने फॉलो किया, इसलिए 1976 तक तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, 1966 में बन गई थी हालांकि, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और उस संविधान संशोधन द्वारा उन्होंने इस गफलत को, इस जो कंफ्यूजन था, इसको सीधे सीधे दूर करते हुए और 42वां संविधान संशोधन द्वारा एक वाक्य इसमें जुड़वा दिया। 42वां संविधान संशोधन 1976, और उसमें एक वाक्य इसमें आगे जोड़ा, और जोड़ते हुए क्या लिखा? इसमें लिख दिया कि राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के अनुसार ही
कार्य करेगा। ये ही भी लिखा गया। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति को यहां पर ये पंक्ति लिखकर बांध दिया गया, बाध्य कर दिया गया। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। तो ये ध्यान रखें, ये यहां पे बाध्य कर दिया गया है, ये इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाध्य हो गया है। लेकिन फिर बाद में जनता पार्टी की सरकार बनती है, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और मोरारजी देसाई सरकार ने इसमें एक लाइन और जोड़ी, इसका परंतु जोड़ा और कहा, ये विचार किया कि राष्ट्रपति जैसे पद को देश का सबसे पहला पद है, प्रथम नागरिक है, और उसके लिए ये बाध्य वाली जो भाषा है वो ठीक नहीं है। हमें उसको एक शक्ति देनी चाहिए कि वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। एक उसे शक्ति दी गई 44वां संविधान संशोधन द्वारा, एक परंतु जोड़ा गया और लिखा गया, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा। पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा तथा पुनर्विचार के उपरांत दिए गए परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। 74 वर्तमान में इतना बड़ा है, ये पूरा है। 42वें में एक लाइन जोड़ी, 44वें में एक लाइन और जोड़ी। 42वें में बाध्य किया गया, 44वें में पुनर्विचार की एक शक्ति उसे दी गई कि वो मंत्री परिषद जो उसे सलाह देगी वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि पुनर्विचार के लिए लौटाई गई सलाह को वैसे का वैसा या चेंज करके मंत्री परिषद ने जो भी पुनः सलाह दी उसके अनुसार फिर वो काम करेगा। ये आर्टिकल 74(1) है। ध्यान रखें, इसमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा ये है, बाध्य करने वाली बात जो ज्यादा बार पूछी गई है। ठीक है, आर्टिकल 74(2) को भी यही मैं समझा देता हूं। हम बात कर लेते हैं 74(2) को भी साथ में। आर्टिकल 74(2) कहता है कि इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जाएगी, इस बात की कोई न्यायिक जांच नहीं की जाएगी कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी या नहीं दी, और यदि सलाह दी तो क्या सलाह दी। मतलब यह कि मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह वो न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन नहीं होगी। उस बात को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक गोपनीय मामला है, इस बात को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। तो इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जा सकेगी, इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जा सकेगी कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी अथवा नहीं। और यदि सलाह दी तो क्या सलाह दी। ये आर्टिकल 74(2) है। मतलब मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। ये कौन सा आर्टिकल है? 74(2) है। तो इसमें इस न्यायिक समीक्षा को विशेष तौर पे ध्यान रखें, न्यायिक जांच नहीं की जा सके, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखें। ये 74(2) है। अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, और आर्टिकल 75 को उन्हीं संदर्भ में हम बात कर लेंगे। पहले देखिए आप मंत्रियों की नियुक्ति की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में, और मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में जो आपके आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 75(1) है। 75(1) कहता है
कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। समझना आप, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वो तो हम प्रधानमंत्री में पढ़ेंगे, उसको तो छोड़िए आप। यहां मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं तो मंत्रियों की बात समझिए कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन? मंत्रियों की नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह से? वो प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन ध्यान रखें बीच में प्रधानमंत्री है। केवल उसी व्यक्ति को वो मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा राष्ट्रपति जिस बारे में प्रधानमंत्री उसे सलाह देगा। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति में किसी प्रकार के विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। वो प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को ही मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। आर्टिकल 75(1) है। हमारे संविधान में मंत्रियों के लिए योग्यताओं का कोई जिक्र नहीं किया गया कि मंत्री की क्या योग्यताएं होंगी, लेकिन चूंकि संसदीय शासन प्रणाली है और मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका का हिस्सा है, मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका में से ही आती है चूंकि, तो इसका मतलब संसदीय शासन प्रणाली होने की वजह से हमारे यहाँ मंत्रियों से अपेक्षा यह है कि चूंकि वो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं तो उनमें वो योग्यता होनी चाहिए जो मंत्री संसद के सदस्य में योग्यता होती है। तो लेकिन योग्यताओं का कोई मंत्रियों में योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं है मंत्रियों के लिए, लेकिन उनसे अपेक्षा यह है कि वो संसद के सदस्य हो। समझना ध्यान से, मंत्रियों के लिए जरूरी यह है कि वो संसद के सदस्य हो, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। और यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो ध्यान ये रखें, आर्टिकल 75(5) कहता है ये बात, और अनुच्छेद 75(5) ने कहा कि वे मंत्री जो निरंतर 6 माह तक संसद के सदस्य नहीं है, संसद के सदस्य नहीं है, वो इस अवधि के उपरांत मतलब इस अवधि के बाद में वो मंत्री नहीं होंगे, इस पद पर नहीं होंगे। मतलब ये कि वे मंत्री जो निरंतर 6 माह तक, लगातार 6 माह तक संसद के सदस्य नहीं रहेंगे, इस अवधि के उपरांत मंत्री भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब नियुक्ति किए जाते समय किसी व्यक्ति का संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है, किसी मंत्री का संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है। कोई मंत्री बगैर संसद का सदस्य बने भी मंत्री पद पर नियुक्ति ले सकता है, मंत्री पद पर बना रह सकता है, बशर्ते कि वो अपनी नियुक्ति तिथि से 6 माह की अवधि के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करना जरूरी होगा। तो कोई व्यक्ति बगैर संसद का सदस्य बने भी अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है। समझ रहे हैं आप? बगैर संसद का सदस्य बने अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहां मंत्री पद पर नियुक्त किया, अगर वो पहले से संसद का सदस्य है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यहां पे वो संसद का सदस्य नहीं है तो वो 6 माह तक मंत्री रह सकता है। यदि उसने 6 माह के भीतर अगर संसद की सदस्यता ग्रहण कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, मंत्री रहेगा। लेकिन यहां तक अगर उसने संसद की सदस्यता ग्रहण नहीं की, संसद में चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगर वो यहाँ सदस्य नहीं बना तो यहाँ वो फिर 6 माह की समाप्ति पे मंत्री नहीं रहेगा। अच्छा, फिर क्या ये हो सकता है कि यहाँ वो मंत्री से हट गया, अगले दिन वापस उसे मंत्री बना दिया, फिर 6 माह रह गया, फिर वो नहीं बना, यहाँ फिर हटा दिया, फिर एक दिन बाद में वापस उसको मंत्री बना दिया? क्या ऐसा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति बगैर संसद का सदस्य बने उस टर्म में केवल एक ही बार मंत्री रह सकता है 6 माह तक, उसे दोबारा इस तरीके से मंत्री नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि संविधान की जो संकल्पना है, संविधान में इस तरीके का जो जिक्र किया गया आर्टिकल 75(5) में, इसका सार ये है कि वो 6 माह तक बगैर संसद का सदस्य बने मंत्री रह सकता है, बाद में उसे संसद का सदस्य बनना जरूरी है। तो इस तरीके से ये करेंगे तो उसका मूल सार ही खत्म हो जाएगा। तो अधिकतम एक बार वो हो सकता है उस टर्म में, अगले टर्म में फिर से हो सकता है, ठीक है, अगली लोकसभा में फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस लोकसभा में वो फिर एक बार हो सकता है। ठीक है, तो ये 75(5) को भी ध्यान रखें मंत्रियों की नियुक्ति के साथ में
कि किसी मंत्री की नियुक्ति किए जाते समय उस व्यक्ति का संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करना जरूरी होगा। ठीक है, ये थी मंत्रियों की नियुक्ति। देखिए, मंत्रियों को हटाने की बात है, मंत्रियों की पदच्युति समझिए आप कि मंत्री को हटाया कैसे जा सकता है। और पदच्युति में आर्टिकल 75(2) काम करता है, और 75(2) कहता है कि मंत्री, ध्यान से समझना ये बात, क्या कहता है 75(2) कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। तो मतलब यह कि मंत्री कब तक पद पर रहेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अच्छा, पहले तो प्रसाद पर्यंत का समझना आप। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहे, और चाहे का मतलब राष्ट्रपति बगैर कोई कारण बताए किसी भी समय किसी मंत्री को बगैर किसी प्रक्रिया किसी पद से हटा सकता है। उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं चलेगी, कहीं कोई कारण बताना जरूरी नहीं है, कभी भी हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है। तो मंत्री को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का सीधा सीधा मतलब है राष्ट्रपति वही काम करता है जो प्रधानमंत्री उसे सलाह देगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का व्यवहारिक अर्थ प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत है। तो असल में ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि मंत्री पर, प्रत्येक मंत्री पर व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री का नियंत्रण रहे। मान लीजिए कोई मंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह के बगैर उससे नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए प्रधानमंत्री की सलाह से उसकी नियुक्ति हो गई, और नियुक्ति के बाद वो प्रधानमंत्री के हर कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है, और प्रधानमंत्री चाहता है कि वो मंत्री ना रहे, तो वो इस्तीफा मांगेगा। वो इस्तीफा ना दे तो फिर राष्ट्रपति से कहकर प्रधानमंत्री उसे पद से हटा देगा। आर्टिकल 75(2) कहता है, क्योंकि राष्ट्रपति वही करेगा जो प्रधानमंत्री कहेगा। तो यहाँ पे मंत्री पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री का मतलब एक मंत्री, व्यक्तिगत रूप से मंत्री वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हुआ, और व्यवहारिक तौर पे प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आप सामूहिक रूप से बात करें, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें, सामूहिक का मतलब मंत्री जब सामूहिक रूप में होते हैं तो वो मंत्री परिषद में कहलाते हैं। अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व कहा गया, और सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आर्टिकल 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो सामूहिक रूप है तो मंत्री, अकेला है तो मंत्री है, सामूहिक है तो मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ध्यान रखें, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप। और सामूहिक उत्तरदायित्व का सीधा सा मतलब है कि मंत्री परिषद का वजूद तभी तक है, अस्तित्व तभी तक है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। जैसे ही बहुमत समाप्त हुआ, पूरी मंत्री परिषद हट जाती है, तो सभी मंत्री एक साथ हटते हैं, फिर पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगी। तो यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से हैं। एक व्यक्ति द्वारा किया गया गलत कार्य से यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है, एक मंत्री के द्वारा किए गलत कार्य की वजह से यदि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो वो एक मंत्री नहीं हटेगा, पूरी मंत्री परिषद समाप्त होती है। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो साथ साथ तैरते हैं, साथ साथ डूबते हैं। ये सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व का 75(3) खासतौर से ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे आप देखिए मंत्रियों की शपथ की बात है कि मंत्री शपथ कैसे ग्रहण करते हैं, किसके समक्ष ग्रहण करते हैं। आर्टिकल 75(4) में इसका जिक्र किया गया, और आर्टिकल 75(4) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। पहली बात तो ये, और राष्ट्रपति के शपथ जो समक्ष ग्रहण करेंगे वो 2 प्रकार की शपथ ग्रहण करेंगे। एक वो शपथ ग्रहण करेंगे पद की, और दूसरी शपथ ग्रहण करेंगे गोपनीयता की। 2 प्रकार की शपथ ग्रहण करेंगे, और दोनों ही शपथ है 2 प्रकार की।
इसका जो प्रारूप है वो प्रारूप कहां दिया गया है, वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। उस तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष मंत्री शपथ ग्रहण, ध्यान रखें आप, ठीक है। फिर देखिए 75(5) आपने पढ़ लिया, वेतन भत्ते की बात है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते, तो वेतन की जिक्र किया गया आर्टिकल 75(6) में, और 75(6) कहता है कि मंत्री वो वेतन कितना मिलेगा, तो कहा गया दूसरी अनुसूची में जो निर्धारित किया गया है वो दूसरी अनुसूची में निर्धारित मात्रा में उसे वेतन मिलेगा, और वो जो संसद द्वारा उस वेतन को बढ़ाया जा सकता है समय समय पर विधि बनाकर, वो ठीक है, दूसरी अनुसूची में जितना भी है उतना वेतन मिलेगा। और ये वेतन वो उसे जो दिया जाता है उसका जिक्र दूसरी अनुसूची में संसद द्वारा उसे बढ़ाया जा सकता है। भत्ते भी हैं एक्स्ट्रा, जो भत्ते हैं वो कोई ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अब छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए हम मंत्री परिषद में समझते हैं उसकी संरचना, मंत्री परिषद की संरचना। और मंत्री परिषद की संरचना का संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। कितने प्रकार के मंत्री होंगे? मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होंगे। एक है मंत्रिमंडल, जिसको इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। आप मंत्रिमंडल को विशेष तौर पर ध्यान रखें, कैबिनेट को कोष्टक में ध्यान रखें, क्योंकि आप जब कैबिनेट याद रखते हैं मंत्रिमंडल को भूल जाते हैं तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच के अंतर को भी भूल जाते हैं। आप मंत्रिमंडल तो जरूर ध्यान रखें। मंत्रिमंडल का मतलब क्या है? ये पहली श्रेणी के मंत्री है, सर्वोच्च स्तर के मंत्री है, सबसे शक्तिशाली मंत्री है, जो अपने विभाग के मुखिया होते हैं, संख्या में कम है। और ये जो मंत्री हैं ये समझिए उस सरकार के समस्त कर्ता धर्ता है, अपने विभाग के मुखिया हैं। ये कैबिनेट मंत्री जो है पहले स्तर के मंत्री हैं। पूरे मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द, कैबिनेट शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग आर्टिकल 352 में एक बार किया गया, इस संदर्भ में कि उस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर करेगा। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, ठीक है। ये मंत्रिमंडल ध्यान रखें, ये पहले श्रेणी के मंत्री। दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का मतलब दूसरी श्रेणी के मंत्री, दूसरे स्तर के मंत्री, दूसरे लेवल के मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के अधीन होते हैं, इसके अधीन है ये राज्य मंत्री। मतलब मान लीजिए कोई वित्त मंत्रालय है तो वित्त मंत्री एक जो मुख्य है वो तो है कैबिनेट मंत्री, लेकिन वित्त मंत्रालय में उसके सहयोग के लिए जो एक और मंत्री बनाया गया वो राज्य मंत्री है, वित्त राज्य मंत्री है, ठीक है। इस तरीके से ये राज्य मंत्री इसका सहयोग करता है। लेकिन मान लीजिए किसी ऐसे विभाग में जिसमें कैबिनेट मंत्री नहीं होता, उसमें राज्य मंत्री उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री होता है, ये भी ध्यान रखें। तो स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री वो होता है जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं होता, ठीक है। तीसरे प्रकार के मंत्री वो है उप मंत्री। ये तीसरी श्रेणी के मंत्री हैं जो इन दोनों के अधीन रहकर कार्य करते हैं। जब मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, और मंत्रिमंडल की बैठकों का मतलब केवल ये बैठकें हैं, केवल ये भाग लेते हैं उसमें। परिषद के सारे सदस्य भाग नहीं लेते, केवल मंत्रिमंडल कैबिनेट के भाग लेते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्री उसमें भाग नहीं ले सकते, उपस्थित नहीं हो सकते। हाँ, राज्य मंत्री एक शर्त पे उस पर उपस्थित हो सकता है, उसमें भाग ले सकता है कि या एक तो उसके पास स्वतंत्र प्रभार हो, लेकिन स्वतंत्र प्रभार वाला भी केवल और केवल तब जब उसे आमंत्रित किया जाए उस बैठक में, जब उसे आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के। अब आप बताइए मंत्रिमंडल में और मंत्री परिषद में क्या फर्क है? तो अगर मैं एक वेन आरेख बनाऊं, मंत्रिमंडल कौन सा है, मंत्री परिषद कौन सा है, तो देखिए मंत्री परिषद तो है ये, और मंत्री परिषद के अंदर ही ये मंत्रिमंडल है। क्या आप समझ पा रहे हैं ये बात? मतलब ये कि ये तीनों मिला के तो होते हैं मंत्री परिषद, लेकिन मंत्रिमंडल ये अकेला है केवल, ठीक है। तो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा है, ये मूल समझिए। यह है मंत्री परिषद की संरचना। लेकिन एक बात बिंदु और रहा,
वह है संसदीय सचिव का मामला। संसदीय सचिव मंत्री होते कि नहीं होते? तो देखिए, पहली बात तो ये, आप मुझे ये बताएं विद्यार्थियों कि संसदीय सचिव नेता होते हैं या अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं? पहले तो ये बताएं आप में से बहुत सारे लोग संसदीय सुन के तो आपको लगता है कि ये नेता होते हैं, सचिव सुन के आपको लगता है कि ये आईएएस होते हैं। तो समझिए, ये आईएएस नहीं होते, ये नेता ही होते हैं। मतलब ये संसद के सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के। संसद के सदस्य होते हैं, चुनाव लड़के जीत के जाते हैं संसद में, और सत्ता पक्ष के होते हैं। और ये संसदीय सचिव मंत्री, ये मंत्री नहीं होते, लेकिन ये ध्यान रखें, संसदीय सचिव मंत्री नहीं होते हैं। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्यों नहीं होते? दो विशेष कारण मैं आपको इसके पक्ष बता देता हूं। देखिए, यदि ये मंत्री होते, तो अगर मंत्री होते तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति तो आपने अभी अभी पढ़ा, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। और संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिव की नियुक्ति तो पीएम करता है, प्रधानमंत्री करता है। यदि ये मंत्री होते तो सीधी बात है, राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति। अब जब संसदीय सचिव की नियुक्ति ही प्रधानमंत्री कर रहा है, इसका मतलब मंत्री तो नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात शपथ की बात है। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, शपथ हमने अभी देखा 75(4), वो कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, पद और गोपनीयता की, जबकि संसदीय सचिव शपथ ग्रहण करते हैं प्रधानमंत्री के सामने। यदि ये मंत्री होते तो राष्ट्रपति के सामने करते, और चूंकि ना इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ना इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, तो इसका मतलब मंत्री तो नहीं है। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखिए, संसदीय सचिव मंत्री नहीं होते। ठीक है, चलिए, संरचना के बाद में एक बिंदु और बचा है मंत्री परिषद में, और वह है मंत्री परिषद का आकार। मंत्री परिषद में मंत्री कितने होंगे, संख्या कितनी है, और इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 75(1) में। 75(1) और 75(1) क्या कहता है, यह समझिए आप। देखिए, पहले तो आप यह समझिए कि मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया कि अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। इसका कोई सीमा ही तय नहीं थी। जब एक ही दल सत्ता में होता था तब तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसी दल के मंत्री बनने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे गठबंधन की राजनीति हावी हुई, तो विभिन्न दलों से समर्थन के लिए, उन दलों को संतुष्ट करने के लिए मंत्री पद उनको बांटे जाने लगे, तो मंत्रियों की संख्या बढ़ने लगी। जब मंत्रियों की संख्या बढ़ने लगी तो चारों तरफ से दबाव बढ़ा, भ्रष्टाचार भी बढ़ा। इसलिए फिर 91वां संविधान संशोधन किया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2003 में, और मंत्रियों की अधिकतम सीमा को तय किया। 91वां संविधान संशोधन हुआ, और इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक बिंदु जोड़ा गया, आर्टिकल जोड़ा गया 75(1), और उसके आगे कै का बिंदु, कै भी जोड़ा गया, खे भी जोड़ा गया। खे की बात करेंगे हम आगे, पहले कै समझ लीजिए। और ये जोड़ के इसके तहत क्या कह दिया गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होगी। ये मैक्सिमम है, ये अधिकतम तय किया है, मिनिमम तय नहीं किया। मिनिमम तो राज्य में तय किया है, वो हम राज्य की मंत्री परिषद पढ़ेंगे, वहां बात करेंगे। लेकिन लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होगी, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये प्रावधान किया गया, और मंत्री परिषद में अधिकतम संख्या को तय कर दिया। मतलब ये कि केंद्र में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 543 की 15% से ज्यादा नहीं होगी।
गुना 15/100। लोकसभा की 15% से ज्यादा नहीं होगी और जिसमें प्रधानमंत्री का पद शामिल है। विशेष तौर पे जो प्रश्न इसमें पूछा जाता है वो 91वां संविधान संशोधन है, इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिए, इसी संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 75(1) भी जोड़ा गया और ये 75(1) था, इसका संबंध दल बदल से है। देखिए, दल बदल के प्रावधान 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी, लेकिन इसको और अधिक कठोर किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें दल बदल के प्रावधान को 1/3 की सीमा से बढ़ाकर जो 2/3 की गई थी वो 91वें संविधान संशोधन में की गई थी। 10वीं अनुसूची में चेंज किया गया था 91वें संविधान संशोधन द्वारा। और उसी दल बदल के प्रावधान को आर्टिकल 75(1) जोड़कर मंत्रियों के ऊपर भी दल बदल के प्रावधान लागू किए गए थे। और क्या कहा गया 75(1) में कि यदि कोई मंत्री दल बदल कर लेता है तो अब वो मंत्री पद के योग्य नहीं होगा, मंत्री पद से हट जाएगा, मंत्री नहीं रहेगा। कब तक? उस टर्म में, या वो दोबारा चुन के आएगा तब तो मंत्री हो सकता है, लेकिन जब तक दोबारा न चुन के आए मंत्री नहीं रहेगा। यदि किसी मंत्री ने दल बदल कर लिया तो मंत्री नहीं रहेगा। ये 75(1) को इतना सा याद रखिए बस, ठीक है। ये आपकी मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद में आकार और मंत्रियों का दल बदल। 75(1) में मंत्री परिषद का आकार और 75(1) में मंत्रियों का दल बदल, उनके अयोग्य हो जाएंगे वो मंत्री पद के लिए। दोनों ही प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान में जोड़े जाते हैं। स्पष्ट है? तो ये आपके है मंत्री परिषद, जिसके संबंध में हमने आज बात की। तो मैं समझता हूं मंत्री परिषद के बारे में आप शायद इन सब चीजों को याद रख पाएंगे, आपको सब चीजें समझ आ गई होंगी। मंत्री परिषद के संबंध में एक किचन कैबिनेट शब्दावली और है। किचन कैबिनेट का मतलब एक अनौपचारिक संगठन है, एक ऐसा। अच्छा, हमेशा हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। किचन कैबिनेट का मतलब एक ऐसी कैबिनेट है, ऐसे लोगों का समूह जिसका प्रभाव प्रधानमंत्री पर पड़ता हो, प्रधानमंत्री के निर्णयों पर पड़ता हो। ये जरूरी नहीं है कि ये मंत्री हो, इसमें ये कोई उसका रिश्तेदार हो सकता है, प्रधानमंत्री की पत्नी हो सकती है, प्रधानमंत्री का परिवारजन हो सकता है, कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व हो सकता है, मंत्री परिषद का भी कोई सदस्य हो सकता है, कोई भी हो, वो किचन कैबिनेट। जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह पर सोनिया गांधी का प्रभाव, नरेंद्र मोदी पर अमित शाह का प्रभाव, तो ये किचन कैबिनेट में है, सीधी बात है। नेहरू के समय में देख लीजिए वल्लभ भाई पटेल, तो एक किचन कैबिनेट में। एक देखिए, एक शब्द आप और सुनते हैं मंत्री परिषद में, छाया मंत्रिमंडल, शेडो कैबिनेट। मैं थोड़ा आपको बता ही देता हूं शेडो कैबिनेट के बारे में। छाया मंत्रिमंडल क्या है? हालांकि भारतीय मंत्री परिषद की विशेषता नहीं है, भारतीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, यह विशेषता है ब्रिटिश शासन प्रणाली की। ब्रिटिश मॉडल में है। ब्रिटेन में देखिए दो दल है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। एक दल तो है सत्ता में, तो जब किसी एक दल को बहुमत मिलता है, वहां दो ही दल है, एक सत्ता में आएगा, एक दूसरा विपक्ष में आएगा। तो जो सत्ता में है वो सत्ताधारी दल क्या करेगा, उसके पास पावर है, वो अपना मंत्रिमंडल बनाएगा। इस मंत्रिमंडल में एक मंत्री को वित्त मंत्री बनाया, एक को रक्षा मंत्री बनाया, एक को उसने गृह मंत्री बनाया, एक को उसने शिक्षा का प्रभार दिया, एक को उसने ये प्रभार दिया, एक को उसने वो प्रभार दिया, एक को उसने वो प्रभार दिया। अलग अलग मंत्री बना दिए, अलग अलग प्रभार दे दिए, ठीक है। उनके पास पावर है, वो शासन करते हैं, निर्णय लेते हैं और नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, ठीक है। अब विपक्ष 5 साल बैठा ही थोड़ा रहेगा। विपक्ष क्या करेगा? तो विपक्ष क्या करेगा, सत्ता पक्ष पर अंकुश बनाए रखने के लिए और आम जनता में सत्ता पक्ष के गलत निर्णयों को, गलत नीतियों को ज्यादा प्रचारित करने के लिए क्या करेगा, वो भी अपने लेवल पे एक मंत्रिमंडल बनाएगा। हालांकि औपचारिक रूप से सारे पावर शासन के इसमें है, सत्ता पक्ष के पास है। विपक्ष के मंत्रिमंडल के पास पावर नहीं है, वो केवल उस दलीय लेवल पे, अपने लेवल पे बना रहा है। ये भी क्या करेगा, अपना एक रक्षा मंत्री बनाएगा, अपना विदेश मंत्री बनाएगा, अपना वित्त मंत्री बनाएगा, अपना गृह मंत्री बनाएगा, अपना शिक्षा मंत्री बनाएगा, अपना ये बनाएगा, अपना वो बनाएगा, विभाग बांटे। अब हमारे यहां भारत में तो क्या है
सत्ता पक्ष की आलोचना किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी मंत्री की, किसी भी विभाग की कोई भी कर देता है, विपक्ष का कोई वैसे नहीं है फिक्स। वहां क्या करता है, विपक्ष ने जो अपना दल के लेवल पे जो बनाया है, ये समझिए रक्षा मंत्री, अब अगर ये रक्षा मंत्री है तो ये इसको इसके पीछे कर दिया बस। इस विपक्ष के इस रक्षा मंत्री को केवल उस रक्षा मंत्री के कामों पर नजर रखनी है, निगरानी रखनी है, एक एक बिंदु की नजर रखेगा, निगरानी रखेगा, और वो जहां थोड़ी सी भी गलती की ये उसको पकड़ लेगा। ऐसे ही ये वित्त मंत्री बना दिया, ये विदेश मंत्री बना दिया, ये गृह मंत्री बना दिया, ये इसका पीछा करेगा, ये इसका पीछा करेगा, ये इसका पीछा करेगा। इसका मतलब पूरा फिक्स है, एक एक काम बांट दिया है, सबके पीछे नहीं है, प्रत्येक एक के पीछे है। तो यहां चूंकि उनकी दिशा तय हो गई, तो उस एक डिपार्टमेंट के, उस एक विभाग के बारे में उनका जो ज्ञान होगा वो बहुत गहराई तक हो जाएगा, उनकी जिम्मेदारी भी तय होगी। तो यहां पर सत्ता पक्ष ज्यादा चौकस रहना पड़ेगा सत्ता पक्ष को, क्योंकि उन्हें पता है पीछा हो रहा है, उनको पता है कि नजर रखी जा रही है, तो बहुत चौकस होकर सावधानी पूर्वक वो काम करते हैं और बगैर गलतियों के काम करने की कोशिश करते हैं। वो ज्यादा लोगों के लाभ के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर नुकसान के लिए काम किया ये ज्यादा जोर शोर से उसको प्रचारित करेंगे, विपक्ष को लाभ होगा उससे। तो ये लोग ज्यादा सावधानी पूर्वक काम करते हैं। सत्ता पक्ष जो बहुमत में है वो निरंकुश नहीं हो पाएगा, उस पर नियंत्रण का काम देखिए विपक्ष ने किया है। और किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि वहां का सत्ता पक्ष मजबूत हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वहां का विपक्ष मजबूत हो। ब्रिटेन में न केवल सत्ता पक्ष मजबूत है बल्कि विपक्ष भी मजबूत होता है, और यही वहां की शासन प्रणाली के सशक्तिकरण का एक बड़ा कारण है। समझ रहे हैं आप? तो ये शैडो कैबिनेट है, ये तो कैबिनेट है वो तो औपचारिक है, ये कैबिनेट जो है ये कैबिनेट शैडो कैबिनेट है, छाया मंत्रिमंडल है, छाया है, ये इसकी छाया है, जिसके पास पावर नहीं है, एक्चुअल में इसका वजूद नहीं है, लेकिन ये नियंत्रण रखती है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, एक तरीके से समझिए आप। अच्छा, इसका एक उपयोगिता और क्या होती है उस और समझ लीजिए। मान लीजिए अगली बार चुनाव हुए और ये जो दल है इसकी सरकार बन गई, ये सत्ता में आ गई, तो अब ये क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो रक्षा मंत्री बनाया था ना इस व्यक्ति को, 5 साल तक इसने जो रक्षा मंत्रालय की एक एक बिंदु की खाक छान मारी, तो इसको अनुभव रहेगा, इसका ज्ञान रहेगा, उसको पूरा ज्ञान हो गया, तो इसी को अगली बार रक्षा मंत्री बना देंगे। अगर इस दल की सरकार बनी तो इसको रक्षा मंत्री बना देंगे, ये वित्त मंत्री है तो इसको वित्त मंत्री बना देंगे, ये विदेश मंत्री है तो इसको विदेश मंत्री बना देंगे। जो डिपार्टमेंट विपक्ष ने अपने अपने उन सदस्यों को दिया था, यदि वो चुनाव जीत के आए हैं तो उनको वही मंत्रालय दे देते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं बात? इससे लाभ होता है, अपने उस ज्ञान का लाभ वो फिर अपने सत्ता पक्ष में आने के बाद पूरे 5 साल उठाते हैं, पूरा देश लाभान्वित होता है, सरकार लाभान्वित होती है। उन्हें पता है कि क्या क्या हम कमियों से हमें बचना है, कौन कौन से काम हमें नहीं करने हैं जो इस वक्त इन्होंने किए थे और ये फंस गए थे, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। हमारे यहाँ तो भारत में क्या है, मंत्री बनाया जाता है 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक तो उसे ये पता नहीं होता कि उसको जो डिपार्टमेंट दिया गया, जो विभाग दिया गया, उसकी कार्यशैली क्या है, उसको काम करना क्या है। आईएएस उसे बार बार समझाते हैं अगले 6 महीने तक, तो ये साहब आपका ये काम है, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, समझाया जाता है उसे। तो ये एक बड़ा फर्क है और इसकी एक उपयोगिता है शैडो कैबिनेट की। खैर, ये ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक विशेषता है। तो मंत्री परिषद पर हमने आज चर्चा की, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी नहीं समझ आया तो आप बिल्कुल कमेंट करके अपने प्रश्न रख सकते हैं, आपके प्रश्नों के समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं।